अध्ययन क्रम में जिनसे भी हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। ईश्वर को, मानव देव को धर्म सफल हो, नित्य सुख हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबों की मंगल कामना करता हूँ और आप सबों की अनुमति और सहमति से वंदना प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रस्तुत है वंदना। वंदना उन्हीं करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पद प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पद प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली निज मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित अनोखी कामना जिस मार्ग, सभ्यता से सौम्यता की आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं करें जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सही। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं करें सबके सुख की अपना ले, रहती कल्पना से मानवीय पथ से योजना। यथा उनसे जिनसे हो सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश भरा। जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ ज्योति से भरा। वंदना उन्हीं करें, वंदना उन्हीं करें, वंदना उन्हीं करें। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और सभी को नमस्कार करते हुए मैं संदीप भैया से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें। स्वागत है संदीप भैया। नमस्ते भैया। तो आज अध्याय 9 के पृष्ठ संख्या 277 277 से आगे का पठन। अध्याय 9 8 मुद्दों में बटा है, जिसमें से चौथा मुद्दा उत्पादन कार्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लोग ग्राम स्वराज व्यवस्था के ग्राम के कुछ आयाम, जिसमें 9 आयाम की चर्चा बाबा जी ने की है। कृषि, पशुपालन, वन व वनोपज, खनिज, हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और सेवा। इन 9 बिंदुओं को पढ़ते हुए चौथा बिंदु समाप्त हो गया था। 5वां बिंदु हस्तशिल्प से पठन होना है। तो पृष्ठ
संख्या 277 277 के नीचे हिस्से में हस्तशिल्प हस्तकला संबंधी उत्पादन कार्य पर चर्चा है। पठन शुरू होता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध जानकारी व आवश्यकताओं के आधार पर गांव के कुछ सदस्यों को निम्न कार्यों में लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था उत्पादन कार्य सलाह समिति करेगी। तो जैसा कि हमने देखा था, गांव को 5 समितियों में बांटा गया है, जिसमें एक है उत्पादन कार्य सलाह समिति। तो प्रशिक्षण और सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उत्पादन कार्य सलाह समिति उत्तरदायी है। सभी उत्पादित वस्तुओं को विनिमय कोष समिति खरीदेगी व उसका उचित मूल्य देगी। तो चूंकि विनिमय कोष समिति उसका गांव के उत्पाद और दूसरे गांवों के साथ भी संपर्क है उत्पादित वस्तुओं के विनिमय के लिए, तो इसीलिए वो गांव के उत्पाद को वो खरीदेगी। यहाँ जब विनिमय की बात कर रहे हैं तो अभी के संदर्भ में खरीदना बेचना जुड़ा है, इसलिए ये बात रखी गई। चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई, कढ़ाई, छपाई, सिलाई, दस्तकारी, रंगाई, सूत कातना, सूखा पत्ता, कागजों से अलंकारिक स्वरूप देने का कार्य, ग्रीटिंग्स कार्ड बनाने का कार्य, एम्ब्रॉयडरी, इनग्रेविंग का कार्य, स्थानीय अनुभवों के आधार पर तत्काल क्रियान्वयन करना व उनको और ज्यादा कुशल, उन्नत और प्रोत्साहित करने की व्यवस्था हो। तो इस तरह से ग्राम के स्तर पर जो उत्पाद के क्षेत्र हो सकते हैं उसकी चर्चा इस पैराग्राफ में आई है। अगला बिंदु जो गांव के 9 आयाम में है वो है ग्राम शिल्प। इसके बारे में हस्तशिल्प की तरह कुछ व्यक्तियों को ग्राम शिल्प संबंधी कार्यों में लगाया जाएगा। यह कार्य निम्न में से हो सकते हैं। तो ग्राम शिल्प के अंतर्गत क्या क्षेत्र हो सकते हैं? धातु कला, काष्ठ कला, जो कि पहले के गांव में लुहार और बढ़ई के काम है, कृषि संबंधी औजार, चर्म कला, बांस कला, फर्नीचर, रेशम उद्योग, कुम्हार संबंधी उत्पादन, मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी व अन्य तरह के खिलौने आदि बनाने का कार्य, विशेष कपड़ा बुनाई स्थानीय अनुभव के आधार पर। तो हमने देखा 2 शिल्प की बात की गई है, एक हस्तशिल्प हस्तकला संबंधी और दूसरा ग्राम शिल्प संबंधी। तो हस्तशिल्प हस्तकला जो है वो पता चलता है घर में हर आदमी के लिए सहज है करना, बच्चा भी सीख सकता है, महिलाएं भी सीख सकती हैं। लेकिन ग्राम शिल्प में जो है वो जो कठिन मेहनत वाले काम हैं, धातु कला, काष्ठ कला, कृषि संबंधी औजार आदि, तो इसमें अनुभव, स्थानीय अनुभव के आधार पर इसमें श्रम साध्य काम है, ऐसा समझ में आता है। इसीलिए 2 वर्गीकरण किया गया है। एक और तीसरा है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग से संबंधित उत्पादन कार्य, हस्तकरघा, रेशम उद्योग, कालीन व चटाई बनाना, साबुन, तेल, सेंट, क्रीम, दंत मंजन, शैम्पू व अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन, पत्तों से दोना, कटोरी आदि बनाने का कार्य, जो कि रेलवे व ब्याह शादी व अन्य उत्सवों में उपयोग में लाए जा सकते हैं, आटा चक्की, तेल घानी, धान कुटाई, गुड़ शक्कर बनाना, अचार, जाम, मुरब्बा, फलों का रस,
पेय पदार्थों का निर्माण, अगरबत्ती, काजल, जड़ी बूटियों पर आधारित दवाइयाँ। उपर्युक्त सभी कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। तो उत्पादन कार्य समिति में ये तीसरा। देखिए, बड़ी बारीकी से हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत चीजों को रखा गया है, क्षेत्रों को रखा गया है जहां उत्पादन की संभावना है और होता भी आया है पहले से। कुटीर उद्योग के बाद ग्राम उद्योग। तो शिल्प और उद्योग में बारीक अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे शिल्प में कभी भी कम सामान के साथ शुरू करने वाला काम है, जबकि कुटीर उद्योग में एक प्लानिंग, एक उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है और कुछ खास तकनीकी की भी जरूरत हो सकती है। जैसे यहाँ क्रीम, शैम्पू आदि की बात रखी गई है, तेल, घानी, गुड़, शक्कर बनाना आदि की बात रखी गई। तो उद्योग में ये थोड़ा सा बड़ा पैमाना आता है और कुछ अलग दिखता है। ग्राम उद्योग में मिट्टी पर आधारित व स्थानीय मदद से उपलब्ध कच्चे माल से आवास बनाने का उद्योग। फलों, सब्जियों का डब्बा बंद करना यानी पैकेजिंग, प्लस संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन। ग्राम के लिए आवश्यकीय औजार, कल पुर्जों का निर्माण, स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कृषि व आसपास के उद्योगों के लिए कल पुर्जों का उत्पादन। कूप यानी कुआं बनाना, तालाब, जलाशय, नहर, सड़क बनाने के लिए जानकारी व व्यवस्था। तो ग्राम उद्योग में और थोड़ी बड़ी चीजें हैं, आ गई हैं, जिसमें कई लोगों का एक साथ मिलकर के ही संभव होगा ये। तो ये कैटेगराइजेशन बाबा जी ने जो है कुछ आधार पर किया है। हमें इनको पढ़ते हुए उन आधारों को समझना होगा कि ये जो क्षेत्र है उत्पादन के, वो कौन सा शिल्प में, कौन सा ग्राम शिल्प में, कौन सा कुटीर उद्योग और कौन सा ग्राम उद्योग में आएगा। अब अगले जो है वो सेवा। ये सहज समझ में आता है कि धोबी, नाई, साइकिल, रेडियो, टीवी, कृषि यंत्रों व अन्य यंत्रों की मरम्मत सुधारने के लिए कुछ व्यक्तियों को लगाया जाएगा। प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इनके द्वारा लिया गया सेवा का प्रतिफल को ग्राम सभा द्वारा तय किया जाएगा। तो जो ग्राम सभा 10 लोगों की बनती है, वो निर्धारित करेगी कि सेवा में लगे इन लोगों के लिए क्या प्रतिफल हो। इस तरह से हमने देखा कि गांव के 9 आयाम जो उत्पादन कार्य समिति के अंतर्गत आते हैं, वो कैसे सजे हुए रहेंगे। तो इस अध्याय का जो अगला मुद्दा है वो है स्वायत्त सहकारी विनिमय कोष व्यवस्था। 5वां मुद्दा। 8 मुद्दों में ये 5वां मुद्दा है। स्वायत्त सहकारी विनिमय कोष व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत गांव में हर तरह का विनिमय सहकारी विनिमय कोष समिति द्वारा संचालित स्वायत्त सहकारी विनिमय कोष द्वारा किया जाएगा। स्वायत्त का तात्पर्य समझदारी सहित आवश्यकता से अधिक उत्पादन। विनिमय कोष गांव की मुख्य संस्था होगी। इसका अपना अलग से संविधान होगा। यह संस्था लाभ हानि मुक्त व्यवस्था पर कार्य करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय करना व उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना होगा। साथ ही यह कोष उत्पादन कार्य विनिमय सलाहकार समिति व शिक्षा समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी व व्यापारीकरण के स्थान पर उत्पादनीकरण पर ध्यान देगी। विनिमय कोष की कार्य पद्धति निम्न प्रकार से होगी। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, विनिमय का अर्थ दुकान है और दुकान का अर्थ अधिकाधिक लाभ कमाना है।
उससे अलग बात यहाँ पर हो रही है और वो भी गांव के स्तर पर बात की जा रही है। वो विनिमय कोष समिति शिक्षा संस्कार समिति और उत्पादन कार्य विनिमय सलाहकार समिति के साथ मिलकर काम करेगी, जहां लाभ हानि मुक्त विनिमय की व्यवस्था होगी। अगले पैराग्राफ में बाबा जी रखते हैं विनिमय कोष, जिसको बैंक कह सकते हैं अभी के संदर्भ में, नौकरी की मानसिकता को हटाकर उत्पादन की मानसिकता को लाने के लिए शिक्षा समिति के साथ सहयोग करेगा। यह गांव में रह रहे सब व्यापारियों को होर्डिंग यानी संग्रह के स्थान पर उत्पादनीकरण का कार्य के लिए प्रेरणा व प्रशिक्षण भी देगा। तो ये जो जमा करके और आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ाकर अधिकतम में बेचना जो अभी चल रहा है, उसके स्थान पर उत्पादनीकरण का कार्य, इस बात को महत्व दिया जाएगा। ऐसा विनिमय कोष समिति ध्यान रखेगी। इस तरह लाभ हानि मुक्त उत्पादन व विनिमय व्यवस्था, जो कि श्रम के आदान प्रदान व आवर्तनशीलता पर आधारित होगी, को स्थापित करने में विनिमय कोष कार्य करेगा। तो विनिमय कोष के काम को बड़ी स्पष्टता से बाबा जी ने इस पैराग्राफ में रखा है। आगे विनिमय व्यवस्था बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो। प्रत्येक व्यक्ति जो स्थानीय सीमावर्ती निवासी है वह उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करता है और आवश्यकीय वस्तुओं का क्रय करता है, वह इस कोष का खातेदार होगा, यानी बैंक अकाउंट होगा जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो खरीद रहा है चाहे वो बेच रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का खाता विनिमय कोष में होगा। खाता मतलब अकाउंट। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को विनिमय कोष को बेचेगा। तो हर आदमी, जैसे अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं कि वो दूध उत्पादन करके एक सेंटर पे, मिल्क सेंटर पे दे आते हैं, ठीक लगभग वैसा ही लग रहा है चित्र यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को, आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तु यानी घर की जरूरतें पूरी होने के बाद जो बचा हुआ, अभी हम लोग लाभ की मानसिकता में बच्चों को न देकर, बुजुर्गों को न देकर सब कुछ बिक जाए और पैसा आए तो हम उससे दवाई खरीदें या दूसरे संसाधन खरीदें, इस तरफ प्रवृत्तियां दिखती हैं। यहाँ कह रहे हैं घर की आवश्यकता पहले पूरी हो जाए, उससे अधिक जो है उसी को विनिमय कोष समिति में जमा किया जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। वस्तु मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के आधार पर तय होगा। निकटस्थ बाजार में जाकर बेचने से जो दाम मिलेंगे उसमें परिवहन मूल्य घटा दिया जाएगा। विक्रय मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के अनुसार तय होगी। तो अभी चारों तरफ तो मानवीय व्यवस्था नहीं रहेगी, सभी गांव ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलेंगे। ऐसे में ये क्लॉज बाबा जी ने यहाँ लगाया है कि नियरेस्ट मार्केट में जो वैल्यूएशन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन को हटा करके जितना उत्पादन का वो है वैल्यू आता है, उस हिसाब से विनिमय कोष समिति उत्पादक को मूल्य अदा करेगी। तो कोष इसी तरह बाहर से वस्तुओं को थोक भाव खरीदेगा। अब ये विनिमय कोष का काम बाहरी सामान को भी, जो कि गांव की जरूरत हो सकती है, उसको बाहर से खरीदेगा। वो अपने सदस्यों को उपरोक्त पद्धति से बेचेगा, यानी उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या वेस्टेज या दूसरे जो कॉस्ट बैठते हैं उसको जोड़ करके वो फिर गांव में बेचेगा। इस तरह कोष में गांव के सदस्यों द्वारा बेची हुई वस्तुएं जो स्थानीय आवश्यकता से बच जाएंगी उन्हें शहर व अन्य बाजारों में बेचेगा, वह उनका मूल्य प्राप्त करेगा। तो विनिमय कोष एक तो ये हो गया कि गांव के अंतर्गत ही जो उत्पादन हो रहे हैं वो सभी परिवारों को उसका लाभ मिले, वहां भी काम करेगा। साथ ही गांव की सामूहिक आवश्यकता पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त बचता है वही दूसरे गांव या अन्य जगहों पर उसका विनिमय करेगा। इस बात को फिर से ध्यान देने वाली लग रही थी।
इस क्रय विक्रय से जो कुछ भी अनायास लाभ होगा उसको गांव की सामान्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्पित किया जाएगा। यहाँ अनायास लाभ की बात की जा रही है, इसमें सायास लाभ यानी लाभ मानसिकता से लाभ नहीं, जो स्वतः ही कुछ लाभ इकट्ठे हो जाएंगे जब इतनी बढ़िया व्यवस्था रहेगी तो उन लाभ को आइडेंटिफाई करके उतना पैसा जो है वो सामान्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वो लगाया जाएगा। इस कार्य ग्राम स्वराज्य सभा द्वारा यह कार्य मतलब ये जो एक्स्ट्रा मनी का इन्वेस्टमेंट है ग्राम स्वराज्य सभा द्वारा संचालित किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि गांव के स्तर पर जो सबसे बड़ी सभा है वो 10 लोगों की ग्राम स्वराज्य सभा है। इसी धन को गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा। कोष में प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम राशि हमेशा जमा रहेगी ताकि कोष का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी सब लोग अपना पैसा तुरंत नहीं निकाल लेंगे, कोष में कुछ कुछ पैसा सबका मिनिमम अमाउंट जो है, जैसे अभी भी हम लोग बैंक में देखते हैं है ना, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है और एक में मिनिमम अकाउंट पैसा रखना जरूरी होता है, नहीं तो वो अकाउंट क्लोज कर दिया या उसको फ्रीज कर दिया जाता है। तो अभी तो ये जो है लाभ मानसिकता से बैंक करती है, लेकिन यहाँ पर एक नियमतः सभी को एक मिनिमम अमाउंट जो है उसमें जमा रखना एक आवश्यक होगा ताकि बैंक चल सके। जिसकी राशि नहीं होगी उसे कोष ब्याज रहित ऋण देगा। अब देखिए, जिसका मिनिमम अमाउंट जमा नहीं होगा उसको उल्टा बैंक देगा, जिसे वह सदस्य वस्तु का उत्पादन कर कालांतर में बैंक को विक्रय कर चुकता दे देगा। तो कितनी अच्छी बात है कि अकाउंट क्लोज करने की बजाय उसको उल्टा लोन देने की व्यवस्था रहेगी। जिन सदस्यों ने न्यूनतम से अधिक राशि खाते में रखी है उनकी सहमति से विनिमय कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर विनिमय कोष उस धनराशि का उपयोग करेगा। वह अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से जो ब्याज मिलता है वह उनको देगा। तो जिनका अमाउंट जरूरत से ज्यादा है तो बैंक उसका उपयोग उस आदमी की सहमति से करेगी। अभी क्या है कि बैंक आपके हमारे पैसे का जो अतिरिक्त पैसा हमने जमा रखा है उसको वो कहाँ लगा रही है इस बात की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। हम उसको अलग फॉर्मेट में कभी एफडी के फॉर्म में देखते हैं, कभी बॉन्ड के फॉर्म में देखते हैं, है ना। हालांकि उसके अंतर्गत नियम है, एक तरह से वो कहती है कि मैं आपको बता के कर रहा हूँ, बैंक कभी कहती है, लेकिन वो बैंक शेयर बाजार में पैसा लगा दे रही है या किसी ऐसी योजना में जहां उसका अपना कर्ज जो है वो कम हो जाए। तो हमारे पैसों का छिपे तरीके से अभी के बैंक कई गलत जगहों पर भी इन्वेस्ट करते हैं। बाद में कई बार पता चलता है बैंक ही दिवालिया हो गया और ग्राहकों को यानी बैंक अपने कस्टमर्स को पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। ऐसी कई घटनाएं विगत 1-2 वर्षों में हमने देखी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, विश्व के अलग अलग हिस्सों में। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अतिरिक्त धनराशि होगी वो कस्टमर को जिनका पैसा है उनकी सहमति से वो इन्वेस्ट करेगा और उसके एवज में उसको जो नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट होगा वो दिया जाएगा। यह विधि तब तक रहेगी जब तक बैंक व विनिमय प्रणाली अलग अलग रहेगी। यानी ये अभी ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं बाबा जी कि जब तक ये दोनों अलग अलग व्यवस्था रहेगी तब ये बात रहेगी। जब पूरे देश में स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने पर लाभ हानि मुक्त विनिमय प्रणाली स्थापित हो जाएगी, फिर बैंक और ये विनिमय सलाहकार समिति दोनों एक ही हो जाएगी, ऐसा बाबा जी रख रहे हैं। गांव से सभी प्रकार की कर वसूली का दायित्व विनिमय कोष का होगा। तो टैक्स कलेक्शन की बात यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी विनिमय कोष का होगा। कर निर्धारण का कार्य ग्राम सभा करेगी। तो कितना टैक्सेशन किया जाए, टैक्स फिक्सेशन का काम जो है वो
जो गांव के स्तर पर 10 लोग जो प्रतिनिधि विधि से आए हैं वो निर्धारण करेंगे। संक्रमण काल में यानी ट्रांजिशन फेज में उपरोक्त बैंक का गारंटीदार राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक होगा जो आरंभ से उसे कार्यशील पूंजी व अन्य ऋण देगा। तो अभी जो बैंक बनेंगे गांव के स्तर पर वो ऊपर राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक से सपोर्टेड होंगे, ऐसा यहाँ पे रखा रहा है। और सपोर्ट का मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उसकी तरफ से मिलेगा। ग्राम के स्तर पर जो बैंक बनेंगे उनको हानि की भरपाई करेगा। यदि वो ग्राम स्तर पर जो बैंक किसी हानि से का सामना करता है तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक उसको सहयोग करेगी। विनिमय कोष ही आगे अपने सदस्यों को ऋण देगा, वह ही उनसे वसूली करेगा। तो लोन देने का काम और लोन वसूलने का काम ये विनिमय कोष का होगा। प्रत्येक सदस्य जो ऋण लेगा वह उत्पादित वस्तुओं के रूप में विनिमय कोष का ऋण लौटा देगा। अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो ऋण रिफंड है, लोन का रीपेमेंट है, वो उत्पादित वस्तुओं के रूप में होगा। अभी हम लोग लोन को कैश के रूप में रिफंड करते हैं तो उस समय उत्पादन ही मुख्य बात होगी और इसीलिए बैंक और विनिमय कोष दोनों एक ही संस्था होगी। ऐसी बात बाबा जी रख रहे हैं जब स्वायत्त स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होगी। आगे कहते हैं विनिमय कोष सनह सनह सरकारी बैंक से ली गई पूंजी को लौटाता रहेगा। इस तरह सरकारी बैंक के रुपए का ज्यादातर उपयोग होगा। तो जिस बैंक से उसको सपोर्ट मिला है, जो नेशनल लेवल का बैंक है, उसको वो अपना कर्ज जो छोटा बैंक गांव में है वो वापस करता रहेगा। आरंभ में समाज सेवी व्यक्ति विनिमय कोष को चलाएंगे जो कि प्रशिक्षण प्राप्त होंगे। तो बैंक कौन चलाएगा, इस पर ये बात बाबा जी ने रखी है। जो ट्रेंड व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं वो इसको चलाएंगे। बाद में स्थानीय व्यक्ति जब व्यवहार शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा में पारंगत हो जाएंगे तब वह उस बैंक को चलाएंगे। तो गांव के स्तर पर जब आदमी स्वायत्त मानव या स्वायत्त मानव के गुणों से परिपूर्ण होगा उस समय बैंकिंग सिस्टम गांव के लोग ही चलाएंगे। अब 100 परिवार समूह के गांव के लिए औसतन 3 व्यक्ति विनिमय कोष को चलाएंगे। तो जिस तरह हमने शिक्षा संस्कार समिति में अधिकतम 3 व्यक्ति की बात सुनी थी, वैसे ही यहाँ विनिमय कोष को चलाने के लिए भी अधिकतम औसतन 3 व्यक्ति। औसतन 3 व्यक्ति का मतलब 1-2 आगे पीछे भी हो सकते हैं, जबकि शिक्षा संस्कार में अधिकतम शब्द रखा गया था, यहाँ औसतन शब्द रखा गया। ध्यान देने वाला विषय है। इसमें से एक व्यक्ति गांव में उत्पादित वस्तुओं को अन्य बाजार में बेचेगा, वह अन्य बाजारों से सामान क्रय कर विनिमय बैंक में लाएगा। तो वो जो 3 मेंबर कमेटी रहेगी विनिमय कोष के लिए, उसमें एक आदमी जो है वो गांव के बाहर से लाना और गांव उत्पादित वस्तुओं को गांव के बाहर ले जाने, इस बात काम के लिए होगा। दूसरा होगा वो अकाउंटिंग के लिए होगा, लेखा जोखा वो खातों की देखरेख करेगा। और तीसरा व्यक्ति सामान का क्रय विक्रय करेगा, वह उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा, यानी स्टोरेज के लिए और एक्सचेंज के लिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी विनिमय कोष में मनोनीत किया जा सकता है। यानी जब ज्यादा सामान होगा, ज्यादा स्टोरेज में मेहनत की जरूरत पड़ेगी तो अन्य व्यक्तियों को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इसलिए बाबा जी ने इस पैराग्राफ की पहली लाइन में औसतन 3 व्यक्ति की बात की है कि कभी जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग अभी 283 पेज पे है, में, जिसमें विनिमय कोष के अंतर्गत बातें जान रहे हैं। विनिमय कोष के कामकाज को सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर को प्रयोग में लाया जाएगा। तो बाबा जी कहीं से टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर का भी इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। कालांतर में विनिमय कोष व्यवस्था पूरे राज्य व देश में स्थापित हो जाने पर ग्राम विनिमय कोष क्रय से
ग्राम समूह, क्षेत्र, जिला, मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के विनिमय कोष समितियों के साथ आदान प्रदान से जुड़ा रहेगा। तो ट्रांजिशन के बाद जब पूरी तरह से विनिमय कोष व्यवस्था पूरे राज्य व देश में स्थापित हो जाएगी, उस समय ये सारे विनिमय कोष जो गांव के स्तर के हैं और ऊपर के 10 सोपानीय व्यवस्था में विनिमय कोष हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ऐसी बात बाबा जी यहाँ कह रहे हैं। विनिमय कोष संविधान के अनुसार, तो चूंकि उनका अपना संविधान होगा, तो उस संविधान में क्या प्रोविजन है वो बाबा जी रख रहे हैं कि उस संविधान के अनुसार विनिमय कोष काम करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी विनिमय कोष समिति की होगी, जो समय समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, यानी कस्टमर कॉन्फ्रेंस की बात भी यहाँ बाबा जी कर रहे हैं, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। ये प्रतिवेदन क्या है ये यहाँ स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है। प्रतिवेदन से हो सकता है नई योजनाओं के बारे में जानकारी या जो कुछ भी बात रखनी है जो कस्टमर को जरूरत है वो रखेगा, ऐसा लग रहा है। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। तो हाँ, मतलब कि किसी विषय पर यदि निर्णय लेना है तो उसमें कस्टमर इन्वॉल्व रहेगा और उसमें बहुमत, यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी में बहुमत की बात आती है वैसी ही बात यहाँ भी रखी गई। तो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स जो चीज के लिए एग्री होंगे तो विनिमय कोष उसको एक्सेप्ट कर लेगा। विनिमय कोष समिति के कार्य का मूल्यांकन ग्राम सभा करेगी, यानी उसका काम कैसा हो रहा है, वो अपने काम में कितना सटीक बैठ पा रहा है, ये जो 10 लोगों की ग्राम सभा होगी वो करेगी। वह समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देगी। कृषि उपज और प्रौद्योगिकी उपज में श्रम मूल्य के आधार पर मूल्यांकन को स्थापित करने वाली व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ श्रम मूल्य महत्वपूर्ण होगा। यहाँ मुद्रा जो है सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा की बात नहीं है, यहाँ श्रम मूल्य की बात ही प्रधान होगी इन सभी चीजों के मूल्यांकन में। तो इस तरह से हम विनिमय कोष को बड़े विस्तार में देख पाए, जिसमें बैंक कंप्यूटराइजेशन, फिर कस्टमर कॉन्फ्रेंस आदि की बात को भी हमने बढ़िया से देखा और किस तरह उनका आपस में जुड़े रहना है वो भी समझ में आएगा। तो इसमें दो चीज और बात समझ में आई, एक तो अभी के ट्रांजिशन फेज के लिए क्या मोडेलिटीज रहेगी, और एक जब पूरी तरह ग्राम स्वराज व्यवस्था पूरे देश या राज्य में हो जाती है तो ऐसे में कैसे संचालन होगा, विनिमय कोष व्यवस्था कैसे चलेगी, इस बात पर भी हमने इस मुद्दे पर जानकारी प्राप्त की। जो अगला बिंदु है, 8 बिंदुओं में, जो इस अध्याय में 8 बिंदु रखे गए हैं, 8 मुद्दे बनाए गए, उसमें अगला बिंदु है स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। इस बीच में यदि कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ मन में आ रहा है तो रख सकते हैं। जी रमशंकर भाई। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। मैं ये चाह रहा था कि कोई अपनी बात इसमें कुछ जोड़ना या कोई बात नहीं बात आती है तो नहीं, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक, जी धन्यवाद। अजय भैया का नाम न्यू बावर्ची हो गया है, सभी की सूचना में मैं बता दूं। आगे स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। ग्राम के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संयम की जिम्मेदारी ग्राम स्वास्थ्य संयम समिति की हो। तो जो 5 समितियां बनी थी उसमें ग्राम स्वास्थ्य संयम समिति भी एक होगी और इसकी जिम्मेदारी
गांव के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संयम की जिम्मेदारी। तो ये दूसरा संयम कर रहा है कि नहीं, ये ग्राम स्वास्थ्य संयम समिति कैसे करेगी, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है प्रेरणा के रूप में करेगी कि संयम जो है एक महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य के लिए। तो यह समिति शिक्षा संस्कार समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो इसकी जरूरत तो है ही, क्योंकि शिक्षा विधि से ही संयम के महत्व को व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो स्वास्थ्य संयम संबंधी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम को तैयार कर शिक्षा में सम्मिलित कराएगी। स्पष्ट है। तो ग्राम चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था यानी पॉलीक्लिनिक, फिर योगासन, व्यायाम, अखाड़ा, खेलकूद व्यवस्था, स्कूल के अलावा खेल मैदान यानी स्टेडियम, सांस्कृतिक भवन, क्लब आदि व्यवस्था का दायित्व ग्राम स्वास्थ्य समिति का होगा। समिति स्थानीय रूप से उपलब्ध जड़ी बूटियों द्वारा औषधि बनाने के लिए आवश्यक ये व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था का दायित्व भी स्वास्थ्य समिति का होगा, यानी वेटरनरी सेंटर भी होगा। समिति समन्वित चिकित्सा यानी आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक, मानसिक, ये सभी समन्वित चिकित्सा के अंतर्गत आ रहे हैं कि उन्नयन की व्यवस्था करें, यानी वो भी अपग्रेड हो अपने आप में, इसकी भी प्रोविजनिंग ग्राम स्वास्थ्य संयम समिति करे। सब ग्राम वासियों को स्वास्थ्य व्यवहार आचरण संबंधी मूल्यों का मूल्यांकन उपयोगिता व प्रयोजन मूलक पद्धति से समिति व्यवस्था प्रदान करे। अलंकार प्रसाधन कार्य, शरीर स्वच्छता, महिलाओं व बच्चों को रोग निरोधी टीके और सीमित व संतुलित परिवार के रूप में व्यवहृत होने के लिए व्यवस्था प्रदान करें। तो जो सीमित और संतुलित परिवार यानी परिवार नियोजन वाली बात भी यहाँ पे दिख रही है, इसके जानकारी सब तक पहुंचे और ऊपर के जो बिंदु रखे गए हैं स्वच्छता से जुड़े हुए, अलंकार और प्रसाधन टीके आदि से जुड़े हुए, उसकी सूचना वो सब तक पहुंचाएगी, उसकी व्यवस्था भी प्रदान करेगी। ऐसी जागृति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को समिति चलाएगी, यानी बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी ये समिति। सामान्य रूप में घटित अस्वस्थता को दूर करने के लिए घरेलू चिकित्सा में प्रत्येक परिवार को अथवा प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को प्रवीण बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे, यानी घरेलू स्तर पर जो बीमारियों का इलाज हो सके, इसके लिए हर परिवार से एक सदस्य को ट्रेनिंग देने का काम भी ये समिति करेगी। ऐसा प्रोविजन बना रहेगा ताकि छोटी मोटी बीमारियों में आदमी घर के स्तर पर ही आसपास की औषधियों से उसका निराकरण हो जाए, स्वास्थ्य बहाल हो जाए। घरेलू चिकित्सा से रोग शमन न होने की स्थिति में स्थानीय केंद्र द्वारा चिकित्सा होगी। तो जब घर की क्षमता से बाहर हो जाएगा, बीमारी लंबी हो जाएगी, तो वो स्थानीय केंद्र द्वारा उसकी चिकित्सा होगी। वहां राहत न मिलने की स्थिति में, और वहां भी यदि राहत नहीं मिलती है तो निकटवर्ती चिकित्सा केंद्र में पहुंचाने और चिकित्सा सुलभ कराने की व्यवस्था स्वास्थ्य संयम समिति करेगी। यानी जो हेल्थ चेन होगा छोटे लेवल से लेके बड़े स्तर तक, तो इस चेन का वो इस्तेमाल करेगी। यानी यदि परिवार स्तर पर नहीं हुआ तो निकटवर्ती केंद्र पर, निकटवर्ती केंद्र में नहीं हुआ तो उसको अगले बड़े हॉस्पिटल में। इस तरह से इस चेन का इस्तेमाल आदमी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम के लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह समिति काम करेगी। इस तरह से 6 बिंदु पूरे हुए इस अध्याय के। 7वां मुद्दा है न्याय सुरक्षा व्यवस्था ग्राम के स्तर पर। तो ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में ये 7वां मुद्दा न्याय सुरक्षा समिति के बारे में है।
ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत की जाएगी। तो यह समिति भी ग्राम सभा, जो 10 लोग हैं गांव के स्तर पर जो प्रतिनिधि रूप में चुने गए हैं, उन्हीं के द्वारा ये समिति भी बनाई जाएगी। हमने शुरुआत में देखा था कि ये समितियां जो बनेंगी उसमें वरिष्ठ जन और अनुभवी लोगों के द्वारा ही ये समितियां बनाई जाएंगी। अनुभवी का मतलब यहाँ एक्सपर्टीज जो जिस फील्ड में है उससे है। तो यह समिति गांव की संपूर्ण व्यवहार संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र होगी, वह बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त रहेगी। तो आप देख लीजिए कि भले ही वो गांव के स्तर पर ये न्याय सुरक्षा समिति है, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप उस पर हावी नहीं होंगे। इस बात को प्रमुखता से बाबा जी ने रखा गया है और लोकल लेवल के संपूर्ण व्यवहार संबंधी विवाद को वो हल करेगी। न्याय प्रक्रिया का स्वरूप स्वयं स्फूर्त सुधार प्रणाली पर आधारित रहेगा। तो सुधार ही दंड है, ये सूत्र हमने पहले देखा ही है। उसी आधार पर ये सुधार प्रणाली पर आधारित ये न्याय प्रक्रिया होगी। ग्राम न्यायालय में संपूर्ण प्रक्रिया मानवीय संचेतनावादी व्यवहार पद्धति पर आधारित होगी। तो ये गांव के स्तर पर जो न्यायालय होगा तो मानवीय संचेतना यानी मानवीय मूल्यों के साथ जो अवेयरनेस है आदमी का, जितनी समझ बनी है, तो उसके अनुसार जो व्यवहार अपेक्षित है उस पद्धति पर ऐसी न्याय की व्यवस्था होगी। क्योंकि प्रत्येक मानव को मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली व नीति पूर्वक जीने का अधिकार समान है, इसके अनुसार गांव में मानवीयतापूर्ण आचरण पद्धति, मानवीयतापूर्ण व्यवहार प्रणाली व अर्थ यानी तन मन धन की सुरक्षात्मक व सदुपयोगात्मक नीति रहे। तो मूल्य चरित्र नैतिकता वाली बात यहाँ छिपी हुई है, जिसमें मानवीयतापूर्ण आचरण की बात है। तो जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में हस्तक्षेप करेगा वह सुधरने के लिए बाध्य होगा। तो ये जो हार्मनी है गांव के लेवल पे, उसमें कोई यदि विक्षेप लाता है, यहाँ पे हस्तक्षेप रखा है, तो उसका सुधार अवश्यंभावी है। सुधरे बगैर काम नहीं होगा, ऐसी बात है। जब हम ऐसी भाषा का प्रयोग अभी करते हैं तो इसका मतलब उसको डंडे से ठीक किया जाएगा, ऐसा ध्वनि आता है। यहाँ बाबा जी वह सुधरने के लिए बाध्य होगा का मतलब ये है कि मानवीयतापूर्ण और बहुत ही सहज तरीके से उस पर ऐसा स्वाभाविक दबाव होगा कि वो सुधरने के अलावा उसका कोई उपाय नहीं, सुधार ही दंड है। तो मानव अज्ञान, अत्याशा और अभाव वश ही गलती, अपराध तथा तन मन धन रूपी अर्थ का अपव्यय करता है। तो बाबा जी इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ज्ञान की कमी की वजह से ही इन चीजों का अपव्यय होता है। यह व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता व व्यवस्था की दृष्टि से सहायक नहीं, यानी अज्ञानता में ये सामाजिकता और मानवीयता में हस्तक्षेप हो ही जाता है। न्याय सुरक्षा समिति न्याय सुलभता और सुरक्षा कार्य में निष्ठान्वित तथा प्रतिज्ञाबद्ध रहेगी। यानी ये न्याय सुरक्षा समिति जो है वो, हम देख रहे हैं कि सभी समितियां अपने अपने कार्य में अपनी जिम्मेदारी पूर्वक काम करेगी। तो स्वतः ही ये न्याय सुरक्षा समिति के लिए भी बात बाबा जी ने हालांकि दोहरा दी है, लेकिन ये सबके साथ, सभी समितियों के साथ ये बात है कि वो निष्ठान्वित होंगे और वो प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। न्याय सुरक्षा समिति मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय प्रदान करेगी। तो हमारे पास एक किताब अभी भी पढ़ने योग्य बाकी है, मानवीय आचार संहिता। जब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत कैसे ये समिति काम कर पाएगी इसका बेहतर सूचना ले पाएंगे। तो मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय व्यवस्था के 4 प्रधान आयाम हैं। पहला चरित्र में न्याय, दूसरा व्यवहार में न्याय, तीसरा उत्पादन में न्याय और चौथा विनिमय में न्याय। तो देख लीजिए मानवीय जो संविधान है, आचार संहिता है, उसमें ये 4 मुद्दे प्रमुखता से रखे गए हैं। बाबा जी ने इन सभी चारों मुद्दों को बारी बारी से
फिर से एक बार बताया है, ताकि जो अगला हम लोग किताब पढ़ेंगे मानवीय संविधान का, तो हम उसको और उसके लिए भूमिका बन जाएगी। तो पहला है चरित्र में न्याय। तो चरित्र हमने पहले सूचना भी लिया है कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार ही चरित्र है। उसी को बाबा जी ने दोबारा यहाँ पे फिर से रखा है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य का वर्तमान यानी बने रहना, और उसका मूल्यांकन यानी कितना सफल हो पाया उसका आकलन चरित्र में न्याय का स्वरूप है। फिर से पढ़ता हूँ इस पंक्ति को। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य का वर्तमान और उसका मूल्यांकन चरित्र में न्याय का स्वरूप है। स्वधन का तात्पर्य श्रम नियोजन का प्रतिफल, कला, तकनीकी विद्वता, विशेष प्रदर्शन, प्रकाशन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार और उत्सवों के आधार पर किया गया आदान प्रदान के रूप में प्राप्त पारितोष रूप में प्राप्त धन या वस्तुओं से। तो स्वधन की बड़ी अच्छी परिभाषा के रूप में यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया है बाबा जी के द्वारा कि स्वधन क्या क्या चीज है। तो उसमें जो मुख्य बात रखी गई है कि श्रम नियोजन से जो प्रतिफल आएगा, जो कोई कलाकार है या कोई टेक्नीशियन है उसके अपने हुनर से जो आएगा, जो विद्वता विशेष प्रदर्शन होगा, प्रकाशन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार, यानी वो जब उस तरीके से लोगों के लिए पूरक होगा, और उत्सवों के आधार पर किया गया आदान प्रदान के रूप में प्राप्त। उत्सवों के आधार पर किया गया मतलब कोई दबाव में उसको पेमेंट नहीं देगा, उत्सवित होकर उसको पारितोष देगा। इस रूप में जो प्राप्त धन होगा वो स्वधन। स्वनारी, स्वपुरुष, एक लाइन में विवाह पूर्वक स्थापित दाम्पत्य संबंधी जिसका पंजीयन ग्राम सभा में हुआ, यानी रजिस्ट्रेशन के साथ विवाह पूर्वक जो दाम्पत्य संबंध बनाए जाएंगे उसी को स्वनारी, स्वपुरुष ग्राम के स्तर पर कहा जाएगा। तीसरा है दयापूर्ण कार्य। तो दयापूर्ण कार्य को 6 बिंदुओं में बाबा जी ने रखा है। हमने पहले भी इसको पढ़ा है, जिसमें जीने देकर जीने वाली बात है। तो पहला बिंदु है दयापूर्ण कार्य व्यवहार में, कार्य में अखंड समाज सूत्र सहज मानव मूल्य, स्थापित मूल्य व शिष्ट मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह। अखंड समाज सूत्र सहज, ये 4 शब्द जो शुरू के हैं इस पंक्ति में, वो इसमें कोई चीज छूट नहीं पाती। अखंड समाज सूत्र सहज, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य व शिष्ट मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह। दूसरा बिंदु संबंधों की पहचान और निर्वाह क्रम में तन, मन, धन रूपी अर्थ का अर्पण, समर्पण। तीसरा है निस्सहाय, कष्टग्रस्त, रोगग्रस्त और प्राकृतिक प्रकोपों से प्रताड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, ये भी दयापूर्ण कार्य है। चौथा प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों का पालन आचरण पूर्वक प्रमाणित करते हुए मानवीय परंपरा के लिए प्रेरक होना। अपने आप में ये पंक्ति भी पूरी पंक्ति है, यानी एक अनुभवी मानव, एक स्वायत्त मानव इन नियमों का पालन करता ही और वो दयापूर्ण तरीके से प्रकाशित होता ही है। पांचवा बिंदु जो दयापूर्ण कार्य के लिए रखा है, जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना, यानी खोट निकालना नहीं है यहाँ पर, स्वतः ही बात है, सहज बात है। मूल्यांकन करना मतलब कितना मूल्य उससे निर्वहन हो पा रहा है, उसको अप्रिशिएट करना। जहां जहां सहायता की आवश्यकता है वहां सहायता प्रदान करना, समझा हुआ को समझाना, सीखा हुआ को सिखाना एवं किया हुआ को कराना ही सहायता का स्वरूप है। तो ये जो छठा बिंदु है वो सहायता शब्द को, जो तीसरे बिंदु में सहायता शब्द जो रखा हुआ है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये पांचवा बिंदु
बाबा जी ने दयापूर्ण कार्य को खोलने के लिए किया की सहायता क्या है। और छठा और आखिरी बिंदु जो दयापूर्ण कार्य के लिए बाबा जी ने रखा है वह है पात्रता हो उसके अनुरूप वस्तु न हो उसके लिए वस्तु को उपलब्ध कराना ही दया है। तो इस तरह से दयापूर्ण कार्य यदि परिभाषा संहिता में थोड़ी कम परिभाषा भी हो तो यहाँ पर हम अच्छी तरह देख पाते हैं। पृष्ठ संख्या 286 आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो चरित्र में न्याय ये मानवीय आचार संहिता का पहला जो है घटक है। दूसरा है व्यवहार में न्याय। तो बाबा जी ने इसके बारे में भी बात रखी है। मानवीय व्यवहार मानव तथा नैसर्गिक संबंधों व उसमें निहित मूल्यों की पहचान और उसका निर्वाह करना। मानव परंपरा में मानव संबंध प्रधानतः 7 प्रकार से गण्य हैं। तो व्यवहार इन्हीं संबंधों में होता है, हमने पहले भी देखा है। और ये संबंध माता पिता, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, भाई बहन, मित्र मित्र, पति पत्नी, स्वामी सेवक यानी साथी सहयोगी, ये 7 संबंध हैं। और इन संबंधों में जो मूल्य हैं वो स्थापित और शिष्ट मूल्य के रूप में हमने पढ़ाई है। स्थापित मूल्य विश्वास, जिसका शिष्ट मूल्य है सौम्यता। दूसरा स्थापित मूल्य स्नेह, जिसका शिष्ट मूल्य है निष्ठा। तीसरा कृतज्ञता, जिसका शिष्ट मूल्य सौजन्यता। चौथा स्थापित मूल्य गौरव, जिसका शिष्ट मूल्य सरलता। पांचवा स्थापित मूल्य ममता, जिसका शिष्ट मूल्य उदारता। छठा स्थापित मूल्य है वात्सल्य, जिसका शिष्ट मूल्य है सहजता। सातवां स्थापित मूल्य है सम्मान, जिसका शिष्ट मूल्य है सौहार्द। आठवां स्थापित मूल्य है श्रद्धा, जिसका शिष्ट मूल्य है पूज्यता। और 9वां स्थापित मूल्य प्रेम, जिसका स्थापित मूल्य अनन्यता। तो ये हमने टेबल यहाँ पर छपा हुआ देखा है। ये 9 स्थापित मूल्य और 9 शिष्ट मूल्य यानी 18 मूल्य वो इन ऊपर के 7 संबंधों में निर्वाह के निमित्त हैं। मानव संबंधों में साम्य मूल्य विश्वास तथा पूर्ण मूल्य प्रेम है। बिना विश्वास के कोई भी संबंध का निर्वाह संभव नहीं है। संबंधों में विश्वास का निर्वाह न कर पाना ही अन्याय है। तो जिस हम न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं और व्यवहार में न्याय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये मूल्य निर्वाह नहीं हो पाना ही अन्याय है। बाबा जी ऐसा कह रहे हैं। मानव के नैसर्गिक संबंध 3 प्रकार से गण्य हैं। तो वो मानव मानव संबंध में जो 7 संबंध थे ऊपर, अभी नैसर्गिक संबंध यानी मानवेतर इकाइयों के साथ संबंध की बात 3 बिंदुओं में रखी गई है। पहला है पदार्थ अवस्था के साथ संबंध। दूसरा प्राण अवस्था के साथ संबंध यानी वनस्पतियों के साथ संबंध। और तीसरा जीव अवस्था यानी पशु पक्षी आदि मानवेतर जीवों के साथ संबंध। उपरोक्त संबंधों में उपयोगिता मूल्य 2 प्रकार से गण्य है। तो वो क्या है? तो परस्पर उपयोगिता पूरकता उदात्तीकरण के रूप में रचना विरचना क्रम में उपयोगिता। दूसरा है परमाणु में विकास क्रम में उपयोगिता। देखिए बड़ी बारीक बात रखी गई है। 2 तरह की उपयोगिता की चर्चा यहाँ पे रखी गई है मानवीयतर इकाइयों के साथ मानव के संबंध के लिए। पहला है कि वो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और इससे वो दूसरी इकाइयों के साथ पूरक और उपयोगी हो पाते हैं ताकि जो पदार्थ है वो प्राण अवस्था में उदात्तीकृत हो जाए, इस तरीके से कार्य चल रहा होता है। दूसरा, उस परमाणु के स्वयं में विकास क्रम के तहत अंशों की संख्या में वृद्धि हो रही होती है। तो ये दोनों बातें उपयोगिता में रखी गई हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात। उपयोगिता का स्वरूप निम्न है। पहला, प्राकृतिक संपदा का उसके उत्पादन के अनुपात में उपयोग संतुलन के अर्थ में। तो उपयोगिता को बाबा जी यहाँ पे मुख्य रूप से रख रहे हैं 2 बिंदुओं में, 3 बिंदु, 6 बिंदु में। तो
यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान दे सकते हैं। 6 बिंदु नहीं, 3 ही बिंदु है, 3 बिंदु में। पहला है प्राकृतिक संपदा का उसके उत्पादन के अनुपात में उपयोग संतुलन के अर्थ में। दूसरा, प्राकृतिक संपदा के उत्पादन में विघ्न न डालना एवं प्राकृतिक संपदा के उत्पादन में सहायक बनना, यानी नैसर्गिक पवित्रता को समृद्ध बनाए रखे बिना मानव स्वयं समृद्ध नहीं हो सकता। तो हमारे जो 7 संबंध मानव संबंध थे और मानवीय इकाइयों के साथ जो ये संबंध है जिसको नैसर्गिकता भी कहते हैं, तो यहाँ पर उस बात को बाबा जी ने रेखांकित किया है ब्रैकेट के अंदर कि नैसर्गिक पवित्रता को समृद्ध बनाए रखे बिना मानव स्वयं समृद्ध नहीं हो सकता। अब ये तीसरा बिंदु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उत्पादन में न्याय, जो कि मानवीय आचार संहिता का तीसरा घटक है। तो हमने 2 चीज पढ़ा मानवीय आचार संहिता में। पहला था दयापूर्ण ये चरित्र में न्याय, दूसरा था व्यवहार में न्याय, और अभी तीसरा उत्पादन में न्याय पढ़ने जा रहे हैं जो मानवीय संविधान का घटक। तो उत्पादन में न्याय क्या है, इसको 6 बिंदु में बाबा जी ने यहाँ पर रखा है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, ये उत्पादन में न्याय है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुणता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा संस्कार समिति को होगा। तीसरा है, उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत्त करना, जिसका दायित्व उत्पादन कार्य सलाहकार समिति का होगा। चौथा, उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों को सुलभ करना, इसका दायित्व सहकारी विनिमय कोष समिति का होगा। पांचवा, उत्पादन कार्य सामान्य आकांक्षी यानी आहार आवास अलंकार और महत्वाकांक्षी यानी दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण संबंधी वस्तुओं के रूप में प्रमाणित होना। और छठा बिंदु जो है उत्पादन में न्याय के लिए, वो है उत्पादन कार्य सलाह समिति व विनिमय कोष समिति संयुक्त रूप से संपूर्ण ग्राम की उत्पादन संबंधी तादाद, गुणवत्ता व श्रम मूल्यों का निर्धारण करे। तो पूरा गाइडलाइन मोटे मोटे बातों के सहारे बाबा जी ने उत्पादन में न्याय को यहाँ पे रख दिया है। आज समय हो गया है 5:30 और विनिमय में न्याय रह गया है इस खंड का। आप कहें तो मैं इसे पढ़कर ये न्याय जो है मानवीय आचार संहिता में न्याय वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग आगे उत्पादन और विनिमय सुरक्षा पढ़ पाएंगे। ये ग्राम सुरक्षा पढ़ेंगे। आगे अगर पढ़ सकते नहीं तो फिर नहीं पढ़ तो सकता ही हूँ मैं। आगे मैं केवल ये विनिमय में न्याय पढ़कर खत्म कर दूं, और नहीं तो पूरा अध्याय भी पढ़ सकता हूँ यदि आप 10 मिनट और दें तो। 10 मिनट तो है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं 10 मिनट आगे और लूंगा और कोशिश करूंगा कि ये बात पूरी हो जाए। तो मानवीय आचार संहिता में जो 4 मुद्दे थे, चरित्र में न्याय, व्यवहार में न्याय, उत्पादन में न्याय, ये 3 बातें पूरी हो गई। अब चौथा विनिमय में न्याय की बात यहाँ रखी है। तो उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए क्रय आदान प्रदान सुलभ करना, यानी ये सुलभता जो है कि उत्पादित वस्तु का क्रय विक्रय, अभी हम लोग गांव में देखते हैं कि उपज हो गई है, सरकार खरीदेगी, इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं लोग, और सामान सड़ जाता है, खेत में ही गल जाता है, वो बिक नहीं पाता है, तो यहाँ पे अन्याय हो जाता है। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि उत्पादित वस्तु के लिए विक्रय के लिए क्रय आदान प्रदान सुलभ करना। दूसरा, विनिमय प्रक्रिया प्रथम चरण में श्रम मूल्य को वर्तमान में प्रचलित प्रतीक मुद्रा के आधार पर मूल्यांकित करने की व्यवस्था रहेगी। तो अभी तो पूरी तरह मानवीय व्यवस्था नहीं हुई है, तो अभी जो है श्रम मूल्य की छोटी मोटी प्रैक्टिस से, जिसको हम प्रतीक मुद्रा से कंपेयर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे स्थानीय उत्पादन को जहां उसको बेचना है, उस मंडी की दरों पर आधारित उसका क्रय मूल्य निर्धारित होगा।
ग्राम की आवश्यकता के लिए अन्य बाजारों से वस्तुओं का क्रय मूल्य उन बाजारों के क्रय मूल्य पर आधारित होगा। तो इस पॉइंट को हमने पहले देख लिया है। तीसरा है विनिमय में न्याय का द्वितीय चरण के श्रम के आधार पर प्रतीक मुद्रा को मूल्यांकन करने की व्यवस्था होगी। उसी के आधार पर क्रय विक्रय कार्य संपन्न होगा। तो यहाँ पर मुद्रा के हिसाब से श्रम नहीं, श्रम के आधार पर प्रतीक मुद्रा को इवेल्युएट करने की बात की जा रही है। ये खास ध्यान देने वाली बात है, यानी महत्वपूर्ण श्रम मूल्य है, न कि प्रतीक मूल्य। चौथा है तृतीय चरण में यानी थर्ड स्टेप में श्रम मूल्य के आधार पर वस्तु मूल्य का मूल्यांकन होगा, जिसका आधार उपयोगिता व कला मूल्य ही रहेगा। इसी के अनुसार लाभ हानि संग्रह मुक्त पद्धति से विनिमय प्रक्रिया संपन्न होगी, अर्थात विनिमय प्रक्रिया श्रम मूल्य के आदान प्रदान के रूप में संपन्न होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विनिमय में न्याय जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। और अब जो है अगली समिति की बात बाबा जी रख रहे हैं, वो है न्याय सुरक्षा समिति। इसको किताब में बोल्ड नहीं किया गया है, लेकिन टॉपिक यहाँ पर बदल रहा है, तो यहाँ हम लोग अंडरलाइन या बोल्ड कर सकते हैं। न्याय सुरक्षा समिति सुरक्षा कार्य को ग्राम वासियों के तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर क्रियान्वयन करेगा। तो न्याय सुरक्षा समिति कैसे क्रियान्वयन करेगी उसको अगले 7 बिंदुओं में बाबा जी ने रखा है। पहला ग्राम में सुरक्षा, दूसरा उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा, तीसरा परिवार सुरक्षा, चौथा मानवीय शिक्षा संस्कार सुरक्षा, पांचवा स्वास्थ्य संयम सुरक्षा, छठा नैसर्गिक सुरक्षा और सातवां संगीत साहित्य कला की सुरक्षा। तो देखें कि न्याय सुरक्षा में संगीत तक की बात की सुरक्षा की गई है, साथ में बाकी सभी आयामों की भी बात की। न्याय सुरक्षा समिति ग्राम की सभी प्रकार की सुरक्षाओं के प्रति जागरूक होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। न्याय सुरक्षा समिति के दायरे में कोई चीज छूटती नहीं है। जहां अन्याय घटित हो वहां न्याय सुरक्षा समिति खड़ी रहेगी। आगे है ये 7 बिंदुओं को बाबा जी ने क्रम से फिर से रखा है, जिसमें ग्राम सुरक्षा पहला है, फिर बाद में उत्पादन विनिमय सुरक्षा है, तीसरा परिवार सुरक्षा और आगे ये 7 सुरक्षा के बारे में। तो ये पूरी सुरक्षा की बात आखिर तक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। न्याय सुरक्षा समिति के अंतर्गत ग्राम सुरक्षा ग्राम सीमा में निहित भूमि का क्षेत्रफल और उस भूभाग में निहित वन, खनिज, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, जल, जल स्रोत, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, सामान्य सुविधा आदि कार्य को सदुपयोग के आधार पर सुरक्षित करना ग्राम सुरक्षा का तात्पर्य है, यानी सभी चीजों का संरक्षण। ग्राम से संबंधित वन क्षेत्र और ग्राम की यानी सरकारी भूमि और स्वामित्व की भूमि यानी जो इंडिविजुअल जिसका खेत है, ग्राम सभा के अधिकार व कार्य क्षेत्र में रहेगी। यदि कोई वन क्षेत्र व भूखंड किसी गांव से संबद्ध न हो, यानी अनक्लेम्ड लैंड की बात की जा रही है, ऐसी स्थिति में उसको किसी न किसी गांव से संबद्ध करने की व्यवस्था रहेगी, यानी उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी गांव के साथ जोड़ दी जाएगी। ऐसे ग्राम क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व भी न्याय सुरक्षा समिति का होगा। फिर दूसरी सुरक्षा है उत्पादन और विनिमय सुरक्षा। तो न्याय सुरक्षा समिति के अंतर्गत ये उत्पादन की सुरक्षा कैसे होगी, इसको बाबा जी ने फिर से 4 बिंदु में रखा है। तो गांव में जितने भी प्रकार का उत्पादन संबंधी मौलिकताएं प्रमाणित होगी, उन सबकी सुरक्षा का दायित्व न्याय सुरक्षा समिति का होगा। जैसे किसी उत्पादन कार्य में विशेष प्रकार की मौलिकता अथवा मौलिक प्रणाली अथवा मौलिक औजार, मौलिक विधि जो परंपरा में नहीं रही है, ऐसी स्थिति में उन सबको सुरक्षित किया जाएगा। इन सब से संबंधित मूल वांग्मय यानी डॉक्यूमेंट, डिजाइन यानी चित्रण, नक्शा, प्रक्रिया, प्रणाली और विधियों के लिए बद्ध
लिपिबद्ध सूत्रबद्ध कर सुरक्षित करेगा, आवश्यकता पड़ने पर पुरस्कार की व्यवस्था करेगा। यानी जो अनट्रेडिशनल है और इम्पोर्टेंट है उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन से लेके कोडिंग स्टोरिंग तक और उसको रखने का, यानी जैसे कोई विशेष तरह का उत्पादन है और उसके लिए विशेष तकनीक की जरूरत है तो कैसे कैसे किया जाए, ये सामान्यीकरण के लिए ये बात बिंदु रखा हुआ है। क्योंकि एक आदमी मोनोपोलाइज नहीं कर ले, कोई आदमी एक हुनर जानता है और वो मर गया तो उसके साथ हुनर चला गया, ये वाली बात ना। दूसरा है उत्पादन सुरक्षा के लिए कि औषधियों का अनुसंधान, वनस्पतियों की पहचान, ज्योतिष संबंधी अनुसंधान, हस्तरेखा व सामुद्रिक शास्त्र संबंधी साहित्य का अनुसंधान, जो परंपरा में नहीं रहा है उसको उपयोगिता के अनुसार। ये बात महत्वपूर्ण है कि वो उपयोगी होना चाहिए, बरगलाने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योतिष शास्त्र में आजकल हम लोग तोता वाला पंडित देखते हैं, तो उसको उपयोगिता के अनुसार उसकी सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा समिति का होगा। तीसरा है साहित्य, कला, संगीत, शिल्प में परंपरा की श्रेष्ठता का अनुसंधान, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें हैं उसमें क्या उत्कृष्ट बातें हैं उसका रिसर्च। जो परंपरा में नहीं थी ऐसी प्रस्तुति होने की स्थिति में उसका यथावत संरक्षण करेगा। तो ये संरक्षण भी उत्पादन और विनिमय सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। और चौथा है खेल कूद, व्यायाम आदि में परंपरा से अधिक श्रेष्ठता और अनुसंधानों को संरक्षित करेगा। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो स्पेशलिटीज है उसको भी केयर करने का काम जो है वो उत्पादन और विनिमय सुरक्षा समिति के अंतर्गत है। उपरोक्त कार्य के लिए न्याय सुरक्षा समिति क्रम से उत्पादन कार्य सलाहकार समिति, स्वास्थ्य संयम समिति, शिक्षा संस्कार समिति के सहयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया संपादित करेगा। यानी ये उत्पादन में सुरक्षा हो रही है कि नहीं उसको बाकी समितियां मूल्यांकित करेंगी और वो भी क्रम से करेंगी, ऐसा बाबा जी ने यहाँ पर गाइडलाइन रखा है। तो ये था सुरक्षा में जो मुद्दा था। दूसरा मुद्दा उत्पादन सुरक्षा का। तीसरा सुरक्षा है वो विनिमय में सुरक्षा। तो उसके अंतर्गत बाबा जी ने 4 बिंदु रखे हैं। पहला है श्रम मूल्यों को पहचानने की दिशा में सुरक्षा समिति निरंतर सजग रहेगी। एक श्रम मूल्य का आकलन जो कुछ भी ग्राम स्वराज्य स्थापना दिवस में प्रमाणित रहेगा उसकी गति के प्रति सतर्क रहेगा। निपुणता, कुशलता, कार्यगति, समय व साधन के कुल संयोग से श्रम का मूल्यांकन होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के संबंध में उत्पादन गति में वृद्धि करे, श्रम मूल्य में कमी और विनिमय में उसकी समृद्धि के अर्थ को सार्थक बनाने का कार्य समिति करेगी। तो प्रोडक्शन स्पीड की बात यहाँ पर रखी हुई है और श्रम मूल्य कितना कम लगे और कितना ज्यादा उत्पादन हो इसकी भी बात यहाँ पे रखी है। ये लाभ वृद्धि से अलग की बात है, यानी एफर्टलेस प्रोडक्शन की बात समझ में आ रही है यहाँ पे। दूसरा है लाभ हानि के संबंध में सतर्क रहना, यानी ऐसा करते हुए हमारे अंदर लाभ तो नहीं घुस जा रहा है, अनावश्यक लाभ और असहनीय हानि न होने के लिए सतर्क होना, उसके लिए सभी व्यवस्था प्रदान करना, ये है विनिमय में सुरक्षा। तीसरा है वस्तु की उत्पादकता के आधार पर मूल्यांकन करने में सतर्क रहना व कार्य रूप देना, यानी क्वालिटी न घट जाए प्रोडक्शन की, उस पर सतर्कता और सभी विनिमय की संभावना को बनाए रखने में सतर्क रहना व प्रोत्साहित करना, यानी सभी लोग जो है वो एक्सचेंज में डल न पड़ जाएं, ऐसा सभी लोगों के अंदर वो विनिमय वाली बात मुरझा न जाए, इसके लिए जागरूक रखना, ये भी विनिमय में सुरक्षा के अंतर्गत बात रखी गई। तो न्याय सुरक्षा समिति के ये 4 बिंदु हुए। आगे 7 बिंदुओं में अगला बिंदु है, नहीं 3 बिंदु हुए। पहला था ग्राम सुरक्षा, दूसरा था उत्पादन में सुरक्षा, तीसरा विनिमय में सुरक्षा और 4 सुरक्षा अभी बाकी है और बज गया है 5:40 और बचे हैं पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6,
पेज 25। कल इसको समापन किया जाए, क्या रमशंकर भाई? जी बिल्कुल, कल करते हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पठन में बने रहने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद, शुभ दिवस।